क्लास शुरू करते हैं, सबसे पहले ये बताओ, सिस्टम सराउंडिंग पढ़े थे, याद है? यस सर। तो अगर आपसे पूछा जाए बेटा व्हाट इज सिस्टम, कौन बताएगा? बताओ तो जरा, बात करो। जिसमें कोई वर्क हो रहा है, कोई चीज हो रहा है, वो है सिस्टम, और उसके अलावा जो भी थिंग है वो सब सराउंडिंग है। हाँ, कुछ हद तक आपका आंसर सही है बेटा, लेकिन जरूरी नहीं कि जिस पर कोई वर्क हो रहा हो, इसके बारे में हम लोग अगर बात भी करना शुरू कर दिए वो सिस्टम बन जाएगा। जिसको लेकर सोचना शुरू कर दिए वो सिस्टम बन जाएगा। जिस पे काम करना शुरू कर दिए वो सिस्टम बन जाएगा। और इसके अलावा बाकी जो कुछ भी बचेगा बेटा उसको हम लोग सराउंडिंग बोलते हैं। जैसे कि इसको देखो, यहाँ पे स्क्रीन पे देखो, हम लोग सिंपल ऐसे एक्सप्रेस करते हैं, इफ दिस पार्ट इज सिस्टम then this is surrounding and the whole part will be called universe। यही है ना? देखो पढ़े, सिस्टम प्लस सराउंडिंग इक्वल्स टू यूनिवर्स, पढ़े बेटा इसको? यस सर। अब लॉजिक की बात करते हैं, लॉजिक पे ध्यान देना, ठीक है? लॉजिक पे ध्यान देना। लॉजिक क्या है? हमारा जो ब्रेन है ना, ये बड़ा खतरनाक होता है। जब तो ब्रेन क्या करता है, आपको वही चीज दिखाएगा तो आपके दिमाग में समझ आ रहा है। अच्छा बताओ तो, अगर आपको यूनिवर्स बोलते बेटा, तो यूनिवर्स बोलने पे आपके दिमाग में जो भी इमेज बनता है, वर्चुअल इमेज बनता है, वो कैसा दिख रहा है? बताओ तो, मेरे साथ शेयर करो। यूनिवर्स का मतलब बताओ ना, यूनिवर्स का मतलब कैसा दिख रहा है आपको? आपका कैसा होगा? गैलेक्सी विद स्टार्स। गैलेक्सी दिख रहा है, स्टार्स दिख रहा है ना, यही होता है बेटा। लेकिन अब आपको अपने दिमाग पे थोड़ा सा समझो, आपका दिमाग आपको धोखा देगा बेटा, आपको परेशान करेगा, उससे कैसे बचना समझो पहले बात। यहाँ पर जो यूनिवर्स वर्ड हम लोग यूज करते हैं, दैट इज नॉट दैट यूनिवर्स जो अभी अभी आप लोग बताएं। आप जिसकी बात कर रहे हैं बेटा, वो यूनिवर्स कुछ और हो रहा है, और हम लोग बात कर रहे हैं थर्मोडायनेमिकल यूनिवर्स का। तो दोनों में क्या सिमिलैरिटी और क्या डिफरेंस है, पहले उन दोनों को समझो। सिमिलैरिटी और डिफरेंस दोनों पे बात करते हैं, ठीक है? अब जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे दो कैंडिडेट ले लेते हैं समझने के लिए, और आज का कैंडिडेट में एक अन्वेषा, अन्वेषा सुनते 25वां हमारा अवस्था हाँ सर। ठीक है, और एक बेटी मानसी, दो बेटी से बात करते हैं, ठीक है? तो देखो कहानी कुछ ऐसा है कि अन्वेषा को बोला गया, जाओ अन्वेषा किचन में जाके चाय बनाओ। तो अन्वेषा किचन में जाने के बाद चाय बनाने के लिए क्या की? तो देखो क्या की, अन्वेषा केटल ली, पानी ली, चाय पत्ती ली, चीनी ली, है ना, स्टोव गैस ऑन की, सारा कुछ काम करके चाय बनाई। एक लॉजिकली सोचो कि किचन के अंदर में अन्वेषा जहां काम कर रही थी चाय बनाने के लिए, उस आप क्या नाम देना चाहोगे? बोलो बेटा। सिस्टम। सिस्टम है ना? अच्छा सिस्टम। अब ये लॉजिकली सोचो बेटा, क्या किचन के अंदर चाय बनाने के लिए हर एक पार्ट का इस्तेमाल किया गया? किचन का हर एक पार्ट का इस्तेमाल हुआ? नहीं सर। नहीं सर। पार्ट का इस्तेमाल नहीं हुआ बेटा, उसको आप किस नाम से? सराउंडिंग। सराउंडिंग। यहाँ पर अगर आपको सवाल पूछे कि नेम द यूनिवर्स, तो आपका जवाब क्या होगा? किचन। किचन होगा, है ना? यहाँ पर किचन हो गया बेटा आपका यूनिवर्स, ये हो गया थर्मोडायनेमिक्स का यूनिवर्स। तो डिफरेंस समझ में आ रहा है बेटा कि आपके दिमाग में जो यूनिवर्स का इमेज बना हुआ, और हम लोग भी यहाँ यूनिवर्स की बात कर रहे हैं, इसमें फर्क क्या है? यस यस सर। अब यहाँ पर देखो, जब हम लोग देखो, जब हम लोग इस तरीके का डायग्राम बनाते हैं और जहाँ बताते हैं ये पार्ट यूनिवर्स है, और यूनिवर्स का पार्ट को लेकर काम करेंगे उसका नाम सिस्टम, ठीक है? और जिसपे बातचीत नहीं होगा वो सराउंडिंग। ये वाले को जानते क्या कहा जाता है? इसको नाम दिया गया बाउंड्री। एक और वर्ड आपके पास है, बाउंड्री। और बाउंड्री जो होगा वो दो तरीके से हो सकता है, रियल भी हो सकता है और इमेजिनरी। अच्छा बताओ तो, अभी अभी जो एग्जाम्पल हम लोग पढ़े हैं अन्वेषा का मामले में, कि अन्वेषा किचन में जाकर चाय बनाई, तो आप उसको क्या नाम से पुकारना चाहोगे कि वो बाउंड्री कैसा है, रियल बाउंड्री या इमेजिनरी बाउंड्री? रियल। रियल। इमेजिनरी। इमेजिनरी है। आप सोचो इमेजिनरी। किचन के अंदर आप बाउंड्री को सोचो ना, कि आप सिस्टम और सराउंडिंग, किचन आपका यूनिवर्स है, और चाय बनाने के लिए जिस पार्ट का आप इस्तेमाल किए वो पार्ट हो गया आपका सिस्टम, और जो पार्ट का इस्तेमाल नहीं किए वो सराउंडिंग। तो जो भी वहां पर है उसका क्या होगा बताओ तो? इमेजिनरी है ना सराउंडिंग, यहाँ पर बाउंड्री।
Yes, sir. तो आप समझते हैं यहाँ पर देखो, आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास 3 तरह का सिस्टम है, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और Isolated. आइसोलेटेड। उसमें फर्क क्या बेटा देख लो यहाँ पर, कि अगर ओपन सिस्टम में मैटर का भी लॉस होगा और एनर्जी का भी लॉस होगा। और यहाँ बाउंड्री पे देखो 2 वर्ड बताया गया कि बाउंड्री कैसा है, सील्ड है या इंसुलेटेड है। अगर बाउंड्री सील नहीं है बेटा तो इसका मतलब वो मैटर को लूज करता चला जाएगा, और बाउंड्री अगर इंसुलेटेड नहीं है तो एनर्जी को लूज करता चला जाएगा। अगर बाउंड्री को सील कर दिया जाए तो मैटर का लॉस नहीं होगा, लेकिन इंसुलेटेड नहीं होने की वजह से एनर्जी का लॉस होगा, तो आप उसको क्लोज सिस्टम कहोगे। और अगर बाउंड्री सील है और इंसुलेटेड है, नतीजा ना मैटर का लॉस हुआ ना एनर्जी का लॉस हुआ, तो आप इस सिस्टम को क्या कहोगे, आइसोलेटेड है। याद है बेटा ये चीज? यहाँ तक किसी को कुछ दूसरा कोई डाउट, एनीवन? Sir. No, sir. No, sir. तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग दूसरे पार्ट में चलते हैं। इससे पहले अगले पार्ट में जाने से पहले एक दो और बात कर ले। अन्वेषा बेटा आवाज सुन रही है बेटा? अन्वेषा आवाज सुनते 25 माँ? घूमी पड़ली ना की रे? सुनो कहानी सुनो। अन्वेषा जो चाय बनाई, उस चाय बनाने में एक गड़बड़ हो गया। गड़बड़ ये हुआ कि चाय में चीनी की जगह पर वो चूहा मारने का दवा डाल दिया, ठीक है? और ये चाय को कौन पी गया? ये चाय को पी गया मानसी। मानसी बेटा पी के लुढ़क गई। मानसी टपक गई। नतीजा क्या हुआ? नतीजा हो गया कि अन्वेषा को जेल भेज दिया, ठीक है? क्वेश्चन का सवाल का जवाब देना बेटा। अन्वेषा को जेल भेज दिया गया, तो अन्वेषा कौन सा सिस्टम है? ओपन सिस्टम, सिस्टम ना आइसोलेटेड सिस्टम? जवाब। Isolated. Isolated. अन्वेषा को जेल भेज दिया गया, अन्वेषा जेल के अंदर है। बोल अन्वेषा कौन सा सिस्टम है? Sir, isolated. आइसोलेटेड सिस्टम। जवाब दो। Closed system. हाँ सर, क्लोज सिस्टम लगा। जैसे कि आपको हम थोड़ी देर पहले बोले थे बेटा कि आपका दिमाग जो आपको धोखा देगा, देखो कैसे धोखा खा रहे हैं। जेल वर्ड आपको धोखा दे दिया। पहले सवाल का ये जवाब दो तो बेटा कि सिस्टम कौन है हमारे क्वेश्चन में? जेल। मेरा क्वेश्चन क्या था? जेल कैसा सिस्टम है? या मेरा क्वेश्चन था कि जेल के अंदर अन्वेषा, तो अन्वेषा कैसा सिस्टम है? बोलो। अन्वेषा सिस्टम है ना, सिस्टम जेल नहीं है बेटा, लेकिन जेल वर्ड आपको क्लोज और आइसोलेटेड दिखा रहा है, आपका दिमाग में वैसी इमेज बन रहा है। लेकिन क्वेश्चन तो यहाँ पर अन्वेषा पे है कि अन्वेषा कौन सा सिस्टम है ना। तो बोल, अब अन्वेषा जेल के अंदर हो या जेल के बाहर हो, अन्वेषा का बॉडी से हीट तो अपने आप निकलेगा बेटा। हम लोग ह्यूमन बीइंग, हम लोग बॉडी से तो बाय डिफॉल्ट निकलता है। हाँ सर, हाँ ओपन होगा। लॉस ऑफ एनर्जी है ना। और हमारे बॉडी से पर्सपिरेशन होता है, पसीना निकलता है। पसीना का मतलब हो गया हाँ लॉस। सर, तो अन्वेषा कौन सा सिस्टम हो गया बेटा? ओपन सिस्टम। बॉडी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितना लिविंग ऑर्गेनिज्म है, मतलब ऑल एनिमल्स एंड प्लांट्स, सबका सब ओपन सिस्टम के अंदर आएगा। याद रखना इसको, ठीक है यहाँ तक? यस सर। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं बेटा। आगे बढ़ने के बाद थर्मोडायनेमिक प्रोसेस पे बात करते हैं। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में आपको कई सारा प्रोसेस पढ़ना है, जैसे कि आइसोथर्मल। अब कुछ और आप लोग बताओ नाम जरा। आइसोबैरिक। तो एक एक करके बात करते हैं। आइसोथर्मल बोलो। आइसोथर्मल का दूसरा नाम बताओ बेटा। कौन बताएगा आइसोथर्मल का दूसरा नाम? आइसोबैरिक। तो आइसोथर्मल आइसोबैरिक, बट बोल देखो इसका दूसरा नाम है बॉयल्स लॉ, तीसरा नाम है पीवी रिलेशन, ठीक है? और इंफॉर्मेशन सुन ले बेटा। आइसोथर्मल बोलने का पहला फंडामेंटल याद रखना चेंज इन टेम्परेचर 0, और दूसरा फंडामेंटल याद रखना डेल्टा E 0, तीसरा फंडामेंटल याद रखना डेल्टा H 0। याद करो इसको। भाई क्या क्लास ज्वाइन करेंगे? बहुत कनेक्ट हो रहा है आपका, नहीं कुछ करना है। हाँ बहुत हो गया, जाइए।
नहीं पता हमको। यहाँ देखो, और जिसका बैकग्राउंड है यार, आप म्यूट करके बात करो ना घर पे। यहाँ देखो एडियाबैटिक, बोल एडियाबैटिक में कौन जीरो होता है बेटा? कौन बताएगा एडियाबैटिक में कौन जीरो? क्यू। और याद रखना एडियाबैटिक में डेल्टा एस। ठीक है, तीसरा नंबर पे बात करते बेटा आइसोपोरिक। बोल आइसोपोरिक का मतलब कौन जीरो? वॉल्यूम। वॉल्यूम जीरो का और मतलब डब्ल्यू भी जीरो। जीरो होगा, है ना? 4 नंबर। अब बता बेटा आइसोबारिक में कौन जीरो? प्रेशर प्रेशर। और कौन जीरो? वर्क। और कोई जीरो नहीं, बस यही था। डब्ल्यू। 5 नंबर। बोल साइक्लिक प्रोसेस में कौन जीरो? वर्क डन। सब जीरो। बैकग्राउंड से आवाज आ रहा है बेटा, सबको तो म्यूट। তোর ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে আওয়াজ আসছে, কার ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে রে? স্যার আমার নয়। पहला बेटा देखते तेरे एंड से आ रहा क्या आवाज ये? चहला? नो सर। सब क्या कर सकते हैं? यहाँ देख बेटा, बोल बताओ साइक्लिक प्रोसेस में कौन जीरो है? ध्यान से सुनो, साइक्लिक प्रोसेस में कौन जीरो बेटा? ये देख, साइक्लिक प्रोसेस में प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, मोल, इंटरनल एनर्जी, गिव्स एनर्जी, एंट्रोपी, हीट, वर्क डन। है ये सब जीरो, लेकिन ये नॉट इक्वल्स टू जीरो। समझ बात को, सब जीरो नहीं होता बेटा, सब जीरो नहीं होता है। तो कैसे याद रखोगे वो लॉजिक सुनो। पहले देखो तो टोटल याद रखना कि साइक्लिक प्रोसेस में आपके पास एक नहीं 8 ऐसा टर्म है जो जीरो बेटा। देखो तो 8 टर्म दिख रहा है जीरो। यस सर। यस सर। 8 ऐसा टर्म है जो जीरो है। और ये 8 टर्म को कैसे याद रखोगे? 8 में पहला चार्ज देखो तो गैस लॉ दिख रहा है, PV = NR2। यस सर। पहला चार्ज ऐसे याद यस रखो। सर। और बाकी का चार्ज देखो थर्मोडायनेमिकल टर्म है, एंथैल्पी, एंट्रोपी, गिव्स एनर्जी और इंटरनल एंट्रोपी। है ना? यस सर। और अगर एक चीज पे ध्यान दोगे बेटा, तो जिसके आगे डेल्टा लगा वो जीरो है, जिसके आगे डेल्टा नहीं लगा वो जीरो नहीं है। ठीक नहीं है ना? वैसा हाँ। इसलिए है क्योंकि आपको यहाँ पे उस लॉजिक पे ध्यान देना होगा। वो इसलिए बेटा ये जो 8 का 8 टर्म आपको यहाँ बताया गया है, ये 8 टर्म का नाम क्या है? ये 8 टर्म का नाम है स्टेट फंक्शन। अच्छा। स्टेट फंक्शन को याद करो क्या था, क्या बताया गया था? स्टेट फंक्शन एक ऐसा फंक्शन या ऐसा प्रॉपर्टी है जो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करता है ना? और नाम से याद रखना, आपके पास सिर्फ 8 ऐसा है जो स्टेट फंक्शन आपको पढ़ना। याद रखना, वर्क डन स्टेट फंक्शन नहीं है, हीट स्टेट फंक्शन नहीं है। तो यहाँ तक क्लियर है बेटा आप लोगों को बात? यस सर। यस सर। प्रोसेस का ग्राफ पे बात करते हैं। यहाँ देखो, अगर आपसे कहा जाए P और V का ग्राफ बना रहे बेटा, ठीक है ना? यहाँ देखो ये और ये, बता तो ये वाले लाइन का नाम क्या होगा? आइसोबारिक। वेरी गुड, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट है। और ये वाले का क्या नाम होगा? आइसोकोरिक। और ये जो कर्व आया बेटा, याद रखना कर्व में से जो कर्व ऊपर की तरफ होगा वो आइसोथर्मल होगा, और जो कर्व नीचे की तरफ होगा वो एडियाबैटिक। ये याद रखना। ओके। ठीक है, अब इस चार्ट से चलो थोड़ा सा एक लैंग्वेज पे बात करते हैं। यहाँ पर देखो, जैसे कि अगर तुमसे कहा जाए कि PV का ग्राफ बनाना है और प्रोसेस A से गया B तक, B से आया C पे और C से आया D पे और D से वापस A पे। साइक्लिक प्रोसेस। अगर तुमसे पूछेंगे कि व्हाट इज द नेम ऑफ प्रोसेस AB, BC, CD, DA एंड ABCDA, नाम बताओ तो बेटा, एक का नाम बताओ तो, ये लैंग्वेज सीख लो। बताओ ग्राफ में काम आएगा, बताओ। AB प्रोसेस का नाम? आइसोबारिक।
AB का नाम Isobaric. आइसोबारिक है ना। अब पूरा नाम सुन बेटा, AB का नाम है आइसोबारिक एक्सपेंशन। सोचो तो क्यों कहा गया आइसोबारिक एक्सपेंशन? Sir, because increase हो रहा है volume. हाँ, जब आप A से B की तरफ जा रहे हो बेटा तो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है ना। बोलो BC का नाम क्या होगा? Isochoric. आइसोकोरिक। Compression. और आइसोकोरिक क्या कहेंगे, एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन? Contraction. सोच कर बोल, कॉन्ट्रैक्शन या एक्सपेंशन? कुछ भी नहीं तब सर। contract. कुछ भी नहीं। वेरी गुड। बोलो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइसोकोरिक? तो सर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो कॉन्ट्रैक्शन भी नहीं होगा और एक्सपेंशन भी नहीं होगा। हाँ, है ना। वॉल्यूम तो कांस्टेंट है बेटा, तो वॉल्यूम कांस्टेंट में आप एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन जैसा वर्ड इस्तेमाल नहीं कर सकते, है ना। अब बताओ CD प्रोसेस का नाम क्या होगा? Isobaric contraction. Isobaric. कॉन्ट्रैक्शन या कंप्रेशन कहो, है ना। और DA का नाम क्या होगा? Isochoric. और ABCD का Isochoric. नाम क्या होगा? साइक्लिक होगा। Cyclic. समझ में आ रहा लैंग्वेज? Yes. Yes, sir. चलो तो फिर से जवाब देना तो बेटा आओ। फिर से नाम बताओ, ABCD बोलो। AB का नाम, BC का नाम, CD का नाम, DA का नाम और ABCDA का नाम बोलो। AB isothermal. Isothermal. AB होगा आइसोथर्मल होगा, और इसका पूरा नाम होगा बेटा आइसोथर्मल एक्सपेंशन। देखो तो हो रहा एक्सपेंशन यहाँ पे। हाँ। Yes. BC का नाम होना चाहिए बेटा एडियाबैटिक Adiabatic. एक्सपेंशन। आइसोथर्मल कॉन्ट्रैक्शन, Contraction. और यहाँ पर होगा एडियाबैटिक कॉन्ट्रैक्शन। और इसका Contraction. Cyclic. Cyclic. बात समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. बोलो। এটা আরেকবার একটু বলুন স্যার আইসোথার্মাল কেন হলো? बहुत তোমার সব তো লিখে দিয়েছি, তোমার কোনটা আছে সেটা বলো, বলবো। স্যার এবিটা আইসোথার্মাল কেন? হ্যাঁ, তাহলে এখান থেকে বুঝো তো আমি একটু আগে কি বললাম। একই পয়েন্ট থেকে যদি দুটো গ্রাফ কার্ভ তৈরি হয়, যেটা উপরে হবে সেটা আইসোথার্মাল না, দেখো তো এখানে লিখেছি না এখানে, আর যেটা নিচে হবে সেটা এডিয়াব্যাটিক। তাহলে চিন্তা করো তো এই পয়েন্ট থেকে দুটো কার্ভ বের হচ্ছে, একটা এইদিকে আর একটা এইদিকে। দেখো তো, বুঝতে পারছো? দেখো তো হ্যাঁ একই পয়েন্ট থেকে না। এবার তার মানে বলতো এবিটা কি? এবি হলো আইসোথার্মাল। এবার যেহেতু এবির সঙ্গে সিডি প্যারালাল, তাহলে সিডিটাও আমরা আইসোথার্মাল বলবো, যেহেতু এডি হচ্ছে सर एक मिनट, हमको वो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन फिर से बता दीजिए तो। एक्सपेंशन तो चलो बात करते हैं। कौन सा, किस ग्राफ में पर समझना, ऊपर वाले में? नहीं, लास्ट वाले में। ये वाला समझ में आया बेटा? यहाँ से देखो तो समझ में आया? हाँ, ये वाला। तो बोलो तो हाँ, तो वही है बेटा, एक ही चीज है। जब ये समझ में आया तो वो कैसे नहीं समझ में आएगा? ये लॉजिक मेरे को नहीं समझ में आएगा तो नहीं, मतलब हमको एक्सपेंशन और कंप्रेशन में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा। वो वही समझा रहे बेटा ऊपर में। बोलो यहाँ पॉइंट ए का मतलब वॉल्यूम यहाँ पे है ना। अब प्रोसेस एबी का मतलब क्या हो रहा है कि आप ए से शुरू किए और कहाँ तक गए? बी तक। बी तक अगर आओगे बेटा तो बी तक आने का मतलब यहाँ तक वॉल्यूम हो गया। हाँ, मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है इसलिए एक्सपेंशन है ना। अब जब सीडी में जाओगे तो सी शुरू यहाँ से होगा, डी पे जाएगा तो घट जाएगा। वही लॉजिक यहाँ पर, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, यहाँ देखो बढ़ गया, बी से सी बढ़ गया, बढ़ रहा है ना। यस क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देखो नेक्स्ट एक वर्ड एक आएगा आपके पास, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। अब रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस को बेटा पहले एक चीज बताना चाहेंगे, वो ये है कि इसको बिल्कुल ऐसे मत समझना जो आप केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़े थे, रिवर्सिबल रिएक्शन या इरिवर्सिबल रिएक्शन, ये वो नहीं है बेटा। तो फिर ये क्या है? यहाँ पे रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस का क्या मतलब होगा? तो सबसे पहले एक चीज यहाँ पर देखो, इसको कंपेयर करके पढ़ते हैं। रिवर्सिबल इरिवर्सिबल दो पे बात करते हैं, ठीक है। अब रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में सबसे पहले इरिवर्सिबल प्रोसेस पे आओ। वेरी फास्ट प्रोसेस, बहुत जल्दी होता है ये प्रोसेस।
ठीक है, जल्दी होने की वजह क्या है, कितना होता है, 1 या 2 स्टेप में हो जाएगा, 1 और 2 स्टेप में ये कंप्लीट हो जाता है। और क्या होता है यहाँ पर, फिनिट टाइम लगता है, टाइम का फिनिट। अब इसको कंपेयर करो तो यहाँ पर है ये वेरी स्लो प्रोसेस, इनफाइनाइट स्टेप लगेगा इसमें बेटा आपको कंप्लीट होने में, इनफाइनाइट टाइम लगेगा इसको कंप्लीट होने में। अब ये है, अब इन दोनों को समझते हैं, समझने के लिए आपको एक डायग्राम दिखाते हैं, लॉजिक यूज करो। अगर आपसे कहा जाए बेटा कि इसके अंदर गैस है और यहाँ पर पिस्टन लगा हुआ है, पिस्टन लगा हुआ है और इसके अंदर गैस एनक्लोज्ड है, ठीक है, और इस गैस को दबा करके रखने के लिए यहाँ पर ऊपर से कुछ एक प्रेशर डाला गया, सपोज यहाँ पर कुछ एक वेट डाल देते हैं, और मान लो ये जो वेट डाले इतना सारा, ये वेट क्या है बेटा, इसको मान लो ये जो भी वेट है ये सैंड है, बालू है, ठीक है। अब अगर आपसे कहा जाए कि इस सैंड को एक झटके में उठा लो, बोलो तो एक झटके में उठाने में क्या होगा, ये वाला जो पिस्टन है ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा। यानी पूरा अगर इसको ऊपर में लाना है, कंप्लीटली पूरा ऊपर में लाना है, तो लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसके ऊपर का सारा सैंड हटाना होगा। हाँ, अब सोचो कि एक झटके में सारा सैंड खींच लिए तो जो पिस्टन है वो भी एक झटके में ऊपर आ गया, या हो सकता है 2 बार हमको 2 बार करना पड़ गया सैंड को हटाने के लिए, तो 2 बार में आ गया। हाँ। लेकिन सोचो सेम कंडीशन अगर हम यहाँ पे रखते हैं, सेम कंडीशन अगर यहाँ पे रखते हैं, के अंदर गैस है और ये बालू है, सैंड है, तो अगर आपसे एक सवाल पूछेंगे तो लॉजिकली आंसर देना। बोलो कि अगर आपसे कहा जाए कि बालू का एक दाना ऊपर उठाओ, सिर्फ एक दाना, तो बोलो पिस्टन ऊपर जाएगा? नहीं सर, नहीं जाएगा। नहीं। कैसे नहीं जाएगा? तो उस हिसाब से सोचो, तो अगर हम एक एक दाना उठाना शुरू करें और आप बोले एक दाना उठाने पे ऊपर नहीं जाएगा, तो एक एक करके उठाते उठाते जब सारा उठा लेंगे तब भी तो ऊपर नहीं आएगा बेटा, तो बहुत कम जाएगा ऊपर। हाँ जाएगा, लेकिन बहुत कम जाएगा। कम। हर स्टेप में जानते हैं आपको क्या लगेगा, हर स्टेप में लगेगा कि वो अपनी जगह पर इक्विलिब्रियम मेंटेन करके मैं ऊपर जा रहा हूँ। ऐसा प्रोसेस को हम लोग रिवर्सिबल कहेंगे, क्योंकि कंप्लीटली हाइपोथेटिकल है, प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करता। याद रखना नेचर में जितना भी प्रोसेस पाया गया वो सब का सब इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है, रिवर्सिबल नहीं होता। थर्मोडायनेमिकली ऑल प्रोसेस, ध्यान से सुनना इस लाइन को, ऑल प्रोसेस इरिवर्सिबल इन नेचर। इसका दूसरा नाम है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जब सेकंड लॉ पढ़ाएंगे तब दोबारा बताएंगे। फिलहाल यहाँ पर रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल का फर्क समझ में आया बेटा? यस सर। ठीक है, तो चलो ये हम लोग जो कुछ भी पढ़ाई किया अभी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस पे बात की है। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं बेटा एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। उम्मीद करते हैं ये चीज आप लोग पढ़े होंगे, एक बार फिर से बात करते हैं। यहाँ देखो, मान लो आपके पास एक बॉटल है बेटा, और एक बॉटल में आपके पास पानी है, इसके अंदर मान लो पानी है। अब इस पानी का आपके सामने हम 5 प्रॉपर्टी रखते हैं एक एक करके, वॉल्यूम, मास, डेंसिटी, टेम्परेचर और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मान लो इसके अंदर 1 लीटर पानी था, इसका मतलब उसका वजन 1000 ग्राम होगा, डेंसिटी 1 ग्राम पर ml होगा। मान लो रूम टेम्परेचर पे पानी को रखा गया, और आपको पता होना चाहिए कि पानी का, प्योर पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 होगा। सवाल का जवाब दो कि यहां से अगर आधा पानी निकाल करके बाहर फेंक दे, हाफ, बताओ क्या क्या वैल्यू में चेंजेस आया, बोलो। वॉल्यूम चेंज होगा, हाफ हो जाएगा। वॉल्यूम और मास, वॉल्यूम, मास, डेंसिटी भी तो चेंज हो जाएगा। हाँ, डेंसिटी चेंज होगा। प्रेशर चेंज हाँ, हाँ। Any doubt? डेंसिटी क्यों नहीं चेंज होगा? हाँ सर, समझ। जो प्रॉपर्टी अमाउंट के ऊपर डिपेंड करेगा, अमाउंट चेंज करेंगे प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगा, उसको एक्सटेंसिव कहेंगे।
और जो प्रॉपर्टी अमाउंट पे डिपेंड नहीं करेगा बेटा उसको एक्सटेंसिव कहेंगे, तो इंटेंसिव कहेंगे। बोलो यहाँ तक का बात समझ में आ रहा? हाँ ठीक है। Yes, sir. अच्छा अब यहाँ पर एक और लॉजिकल बात बता रहे वो सुनो। बोलो तो मास जो है वो एक्सटेंसिव है या इंटेंसिव है? Extensive. एक्सटेंसिव वॉल्यूम जो है वो इंटेंसिव है या एक्सटेंसिव है? एक्सटेंसिव इसका जो रिजल्ट तैयार हुआ डेंसिटी वो क्या बेटा? Intensive. इंटेंसिव। तो देखो तुम ये बोल सकते हैं एक्सटेंसिव डिवाइड बाय एक्सटेंसिव इक्वल्स टू इंटेंसिव। Yes, sir. कर सकते बेटा? हाँ ठीक है बोलो। आप लोग में बेटा ये कौन है थोड़ा सा बताओ तो। ये ओप्पो 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 कौन है बेटा? ओप्पो कहाँ ओप्पो? ओप्पो तो नहीं रखे उठाने क्या देखते 25 विश्वजीत Sir, था अभी लेफ्ट हुआ है थोड़ी देर पहले। फिर ये गलत हो। यहाँ तक समझ में आया बेटा लोग? इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है? Yes, sir. हाँ हाँ ये चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करने जा रहे हैं बेटा वर्क डन पे। ठीक है अब वर्क डन का पहले कुछ इंट्रोडक्शन समझ लो। वर्क डन अगर आप याद करोगे तो वर्क डन को आप कई तरीके से पढ़े हैं। ठीक है हम लोग यहाँ पे वर्क डन को 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक होगा ग्रेविटेशनल वर्क डन जिसका फॉर्मूला होगा mgh, एक होगा इलेक्ट्रिकल वर्क डन जिसका फॉर्मूला होगा चार्ज इनटू पोटेंशियल, और एक होगा मैकेनिकल वर्क डन, और यही मैकेनिकल वर्क डन हम लोग पढ़ने वाले बेटा। इसका फॉर्मूला होगा P डेल्टा V। ठीक है ये वर्क डन पे बात करते हैं। सबसे पहले वर्क डन का जो फंडामेंटल डेफिनेशन है वो याद रखना, माइनस P V2 माइनस V1 इज इक्वल्स टू माइनस P डेल्टा V। और यहाँ तक समझ में आ रहा बात? Yes. अब सुनो यहाँ पर किन किन बातों का ध्यान रखना आपको। देखो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करते वक्त वर्क डन का जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करोगे बेटा तो किन किन बातों पे ध्यान रखना, यहाँ ध्यान दो। सबसे पहली बात ये माइनस साइन का क्या मतलब है समझना आपको। ठीक है उसके बाद प्रेशर पे बात करेंगे और वॉल्यूम पे बात करेंगे। तो सबसे पहले तो ये याद करो बेटा, ध्यान रखो कि देखना आपके क्वेश्चन पे वॉल्यूम का यूनिट क्या दिया, खेल यूनिट का होगा। अगर वॉल्यूम मिलीलीटर दिया हुआ तो बेटा इसको लीटर में लेकर के आओ, सीसी में दिया हुआ तो लीटर में लेकर के आओ, और प्रेशर अगर सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी में दिया हुआ तो एटीएम में लेकर के आओ। उस हिसाब से वर्क डन का यूनिट हो जाएगा लीटर एटमॉस्फेयर। आपके क्वेश्चन पे लीटर एटमॉस्फेयर डिमांड नहीं करेगा, आपके क्वेश्चन पे डिमांड करेगा जूल, आपके क्वेश्चन में डिमांड करेगा अर्ग, कैलोरी। कभी कन्वर्शन फैक्टर रटो है 1 लीटर एटमॉस्फेयर का मतलब होता है एनीवन हियर 101.3 जूल, या फिर आप लिख सकते हो 1.013 into 10 to the power of 9 अर्ग, या फिर 24.2 कैलोरी। रखिए बेटा ये आपको नोट्स में दे दिया गया है, इस बात का ध्यान रखना। अब सवाल आता है ये माइनस साइन का रूल क्या, माइनस का काम क्या? यहाँ माइनस का काम कुछ नहीं बेटा, बल्कि उस माइनस को आपको यहाँ फॉलो करना है। अगर आपसे कहा जाए वर्क डन बाय द सिस्टम, तो साइन क्या होगा, प्लस या माइनस? सर माइनस। माइनस है ना। और वर्क डन ऑन द सिस्टम प्लस। अब एक लॉजिक बता दे रहे बेटा, वो लॉजिक सुन लो। इस पूरे चैप्टर में चाहे मामला वर्क डन का हो, हीट एनर्जी का हो, एंथैल्पी का हो, इंटरनल एनर्जी का हो, डिस एनर्जी का हो, कोई भी हो, अगर सिस्टम एनर्जी का लॉस दिखा रहा है उसका साइन माइनस याद रखना है, अगर गेन दिखा रहा है तो प्लस याद रखना है। एक ट्रिक से आप सारा का सारा याद रख सकते हो। सोचो तो वर्क डन बाय द सिस्टम का मतलब क्या हो रहा है? सिस्टम अगर काम करेगा तो सिस्टम का एनर्जी बढ़ जाएगा या घट जाएगा? घट जाएगा, माइनस घटने का मतलब माइनस हो जाएगा। लॉजिक जैसे कि बताओ तो अगर एक सिस्टम से एनर्जी निकल जाए तो वो एक्सो हुआ या एंडो हुआ? एक्सो एक्सो हुआ ना, और एक्सो के लिए एक्स्ट्रा टाइम माइनस। अब सोचो अभी तो लॉजिक हाँ वही तो एक लॉजिक आपको दे रहे बेटा, समझो इसको। हाँ। लॉजिक से आप सारा का सारा साइन कन्वेंशन याद रख पाओगे। आपको बस ये देखना है कि सिस्टम किसी भी फॉर्म में एनर्जी गेन कर रहा है या लूज कर रहा है। अगर गेन कर रहा है तो प्लस फॉलो करना, लूज कर रहा है तो माइनस फॉलो करना। बात समझ में आया यहाँ तक? हाँ चलो
ये वर्क डन हो गया बेटा। अब इसके अलावा तुमको वर्क डन में कुछ और भी चीज जानना है, तो और भी चीज समझना है, तो यहाँ पे बताते हैं। देखो, और लैंग्वेज पे ध्यान दो, क्वेश्चन पे ध्यान देना कि क्वेश्चन आपसे कैसा कैसा मांग रहा है। अगर आइसोथर्मल कंडीशन पे वर्क डन मांग रहा है बेटा, ये आपका फॉर्मूला है इरिवर्सिबल। और अगर आइसोथर्मल में रिवर्सिबल मांग रहा है बेटा, तो ये आपका फॉर्मूला होगा लॉग के फॉर्म में। और अगर क्वेश्चन पे वॉल्यूम की जगह प्रेशर दे दिया, तो ये फॉर्मूला होगा आपका, ठीक है। और ये एडियाबैटिक का फॉर्मूला होगा। ये 4 फॉर्मूला बेटा याद रखना आप लोगों को। जरूरत पड़े तो अभी ये फॉर्मूला को नोट कर लो, क्योंकि अभी आपके सामने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देंगे तो इसका जरूरत पड़ेगा। अगर याद है तो अच्छी बात है बेटा, नहीं याद है तो नोट कर लो। जाने पे बोलना बेटा, बैठे मत रहना। सर हो गया। आइए क्वेश्चन दिए, सॉल्व कीजिए तो बेटा। So number B. बताओ तो किस फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे? W 2.303 n log P1 by P2. W is equals to minus 2.303 n। अब ये बताओ, वापस एक बार फिर से आते हैं यहाँ पे, एक चीज को और ध्यान से सुनो बेटा। ये देखो, जो फॉर्मूला आपको दिया गया ना, इस पे आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सुनो। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि मेरा प्रेशर का यूनिट क्या है
और वॉल्यूम का यूनिट क्या है। आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ प्रेशर का यूनिट क्या है और वॉल्यूम का यूनिट क्या है। लेकिन जब आप इसको सॉल्व करोगे बेटा, इन बातों का ध्यान रखना, वो सुनो। वॉल्यूम कोई भी यूनिट में बेटा कट जाएगा, आपको मेन ध्यान देना आर के ऊपर, ठीक है। अब अगर आंसर जूल में तो आर का वैल्यू हम 8.314 लेंगे, किलो जूल में तो 8.314 इंटू 10⁻³ लेंगे, और अगर अर्ग में तो 8.314 इंटू 10⁻7 कैलोरी में हुआ तो 2 लेंगे। ये ध्यान में रखना। अब इसी लॉजिक से अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हमारा ये जो फॉर्मूला था वर्क डन का, तो क्या था बेटा, वर्क डन इक्वल्स टू बोलो -2.303 एन, और आर किस में लेंगे। अब ध्यान से देखो कि हमारा जो कैलकुलेशन है वो सब एसआई में चल रहा है, 100 मीटर है, केजी है, इसका मतलब 8.314 हाँ सर। ठीक है। और उसके बाद क्या बचता है, लॉग P1 P1/P2, हाँ सर। लॉग 10, तो लॉग 10 का वैल्यू तो 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये जो कुछ भी बचा तो वर्क डन मिला, पर आपसे वर्क डन तो नहीं पूछा, मास पूछा है, तो हम ये लिख सकते हैं कि वर्क डन इज इक्वल्स टू मास्टर तो mgh। हाँ, अब m का वैल्यू आपको पता करना है, g का वैल्यू आपको पता है, और h इज गिवन, करके सॉल्व करो। देखो जिन लोगों का नहीं आया बनाकर देखो आता है कि नहीं, चेक करो। सर g का वैल्यू 9.8 लेंगे या 10 ले लेंगे? कुछ भी ले लो बेटा, एक लमसम कैलकुलेशन करना है, लेना आपके लिए बेटर है, कैलकुलेट किया जा सकता है। 9.8 आपका डेसिमल का प्रॉब्लम बढ़ा देगा, है ना। हाँ सर, तो 10। सर आर का वैल्यू तो प्रेशर का यूनिट देख के लेंगे ना बेटा, आर का वैल्यू तो प्रेशर का यूनिट देख के लेंगे ना। कहाँ पे, यहाँ पे सर बिल्कुल प्रेशर नहीं, P1/P2 है तो कट जाएगा बेटा, प्रेशर का कोई भी यूनिट लो कट जाएगा। देखो आर का वैल्यू आपको ऑप्शन के हिसाब से चूज करना होगा कि आपका डिमांड क्या क्वेश्चन है, ठीक है। ठीक है सर। अब आ जाओ, अभी तक तो वर्क डन का फॉर्मूला देखे, किस पे क्या फॉर्मूला इस्तेमाल करना वो बताया बेटा। अब ग्राफ के मामले में सुन लो, ग्राफ में वर्क डन के क्या करना है, तो सुन लो, सिंपल सा एक नियम है बेटा। ग्राफ के मामले में वर्क डन का फॉर्मूला होगा AUC, फुल फॉर्म बोलते हैं AUC का, एरिया अंडर कर्व। जैसे कि यहाँ देखो, कुछ अगर बात करते हैं, और याद रखना बाय डिफॉल्ट जितना भी ग्राफ बनेगा सब पीवी में बनेगा, कुछ ग्राफ ले लेते हैं सब पीवी के हिसाब से बेटा। अगर आपसे कहा गया इसका ग्राफ बनाना है, आपसे कहा गया इसका ग्राफ बनाना है, आपसे कहा गया इसका ग्राफ बनाना है, आपसे कहा गया इसका ग्राफ वर्क डन निकालो, ठीक है। या फिर अगर आपसे कहा गया इसका वर्क डन निकालो, या फिर अगर आपसे कहा गया इसका वर्क डन निकालो, या फिर अगर आपसे कहा गया इसका वर्क डन निकालो, या फिर अगर आपसे कहा गया इसका वर्क डन निकालो, या फिर अगर आपसे कहा गया इसका वर्क डन निकालो, इसका निकालो, अगर आपसे कहा गया इसका वर्क डन निकालो, अगर आपसे कहा गया इसका वर्क डन निकालो, देखो इन सारे का प्रोसेस क्या होगा। इन सभी के लिए एक ही होगा, एरिया अंडर कर्व। जहां से बोलेगा बेटा वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, एक शेडेड पोर्शन का एरिया निकालो, ये आपका आंसर होगा। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, शेडेड एरिया निकालो, यहाँ से परपेंडिकुलर, यहाँ से परपेंडिकुलर का निकालो, बस यही करना आपको। ये सब शेडेड एरिया अंडर द कर्व, यहाँ से निकालो, यहाँ से निकालो, ये इसका एरिया होगा, यहाँ से और यहाँ से, ये इसका वर्क डन हो जाएगा, यहाँ से और यहाँ से बेटा ये इसका वर्क डन हो जाएगा, और ये तो इसका वर्क डन ये होगा, इसका वर्क डन ये होगा, या इसका वर्क डन होगा, ये इसका वर्क डन। बोलो समझ आ रहा होगा डायग्राम से ग्राफ के मामले में कैसे डील करना बेटा। Yes, sir. साथ में ये भी याद रखना कि अगर साइक्लिक प्रोसेस है बेटा, साइक्लिक प्रोसेस का जो डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज रोटेशन है, ठीक है। वर्क डन नेगेटिव याद रखना, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में वर्क डन पॉजिटिव याद रखना। नेगेटिव का मतलब हो गया वर्क इज डन बाय द सिस्टम, पॉजिटिव का मतलब हो गया वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। और इसी लॉजिक से अब आपके सामने क्वेश्चन रख रहे बेटा, सॉल्व करो, आंसर दो जरा। C
So option C. C option. Sir option C. अगर किसी को डाउट है पूछना है तो बोलो। सर बताइए ना। सबसे पहले एक काम करो ना, आपको पता करना है वर्क डन। तो वर्क डन में आपको पता करना होगा इसका एरिया। तो भाई ट्राइंगल ट्राइंगल का एरिया हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। यस आता है कि नहीं आंसर? ये भी फेल हो जाएगा। यस सर। होगा हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। यस सर। तो इसका आंसर दो। सर सी। So B. Sir C. सी। बोलो किसको दिक्कत है? सर बताइए ना। आंसर लॉजिक- बताइए। देखो ना, लॉजिक से सोचो बेटा। बोलो ये 1 वाला लिया बेटा, ठीक है, और ये 3 वाला लिए, 2 का भी छोड़ दो। तो बताओ तो अगर आपसे कहा जाए 1 का वर्क डन, तो 1 का वर्क डन तो बेटा यही होना चाहिए। देखो तो ये एरिया, हाँ सर। यस और सर। 2 और 3 का देखो तो वर्क डन ये एरिया होना चाहिए। हाँ यस तो सर। किसका सबसे ज्यादा एरिया कवर हुआ है? एरिया अंडर द कर्व सबसे ज्यादा किसका हुआ? C का। 3 का वर्क डन सबसे ज्यादा होगा, और सबसे कम किसका हुआ? 1 का। आया समझ में बात बेटा? एरिया अंडर द कर्व ढूंढना है बेटा आपको, ठीक है। यस। अब आइए बात करते हैं इंटरनल एनर्जी पे। तो यहाँ तक वर्क डन पे बात किए बेटा। वर्क डन के बाद अब आपसे इंटरनल एनर्जी पे बात करना चाहते हैं। इंटरनल एनर्जी का 2 डेफिनेशन है बेटा, ध्यान से सुनो। और इन 2 डेफिनेशन में जो पहला वाला पॉइंट लिख रहे उस पर ज्यादा फोकस देना, क्योंकि बेटा वहां से आपको आगे चल के कई सारा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका दिखाएंगे। क्या है एनर्जी का? सुनो, इसका डेफिनेशन बेटा, हीट कंटेंट ऑफ अ सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये याद रखना। और साथ में ये भी याद रखना, ये कुछ और नहीं बेटा, इसका नाम है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये जो लाइन आपको मिली है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। कैसे है वो थोड़ी देर के बाद दिखाएंगे। नेक्स्ट इसका डेफिनेशन क्या है? इसका नेक्स्ट डेफिनेशन है सम ऑफ ऑल काइंड ऑफ एनर्जी। एक सिस्टम में जितना भी तरह का एनर्जी हो, वाइब्रेशनल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, ट्रांसलेशनल एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, एक सिस्टम के अंदर में बेटा जितना भी तरह का एनर्जी मौजूद होगा वो सब का सब इंटरनल एनर्जी कहलाएगा। साथ में ये भी याद रखना, इंटरनल एनर्जी एक स्टेट फंक्शन है। क्योंकि ये स्टेट फंक्शन है इसलिए ई नहीं लिखा जाएगा, डेल्टा ई लिखा जाएगा। और डेल्टा ई का मतलब होगा E2 माइनस E1, फाइनल माइनस इनिशियल। और अगर कोई केमिकल रिएक्शन आप डील कर रहे हो तो केमिकल रिएक्शन के मामले में डेल्टा ई क्या होगा? तो होगा एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, क्योंकि फाइनल का मतलब प्रोडक्ट होगा माइनस रिएक्टेंट। और अगर आपके पास एक से ज्यादा प्रोडक्ट होगा तो समेशन लेना, एक से ज्यादा रिएक्टेंट होगा तो समेशन ले लेना, करके सॉल्व कर लेना। ये हो गया इंटरनल एनर्जी का फंडा। और जब हम लोग एंथैल्पी पे बात करेंगे बेटा, तो एंथैल्पी का पहला लाइन देखो और दोनों पे ध्यान रखना। ये देखो एंथैल्पी पे अगर फर्स्ट लाइन पे बात करते हैं तो यहाँ देखो पहला लाइन, तो ये याद रखना कि ये भी हीट कंटेंट है सिस्टम का, हीट कंटेंट है सिस्टम का एट कांस्टेंट प्रेशर। चलो तो देखो, तो कंपेयर करो बेटा दोनों। इसमें बोल एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी का फर्क पकड़ पहला लाइन में। कांस्टेंट प्रेशर और वो कांस्टेंट वॉल्यूम। हाँ, लेकिन दोनों का बाकी सब चीज देखो बेटा बिल्कुल सेम है ना। यस सर। तो याद रखना कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे इंटरनल एनर्जी का बात करेंगे और कांस्टेंट प्रेशर पे हम लोग किसका बात करेंगे बेटा? एंथैल्पी। ये भी कुछ और नहीं बेटा, ये भी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। कैसे है वो भी दिखाएंगे थोड़ी देर के बाद।
साथ ही साथ इसको एक और तरीके से डिफाइन किया गया, एंथैल्पी इज डिफाइंड एज सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन। यहां से इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, डेल्टा H इज इक्वल्स टू डेल्टा E प्लस डेल्टा PV। लिख सकते हैं आप डेल्टा H इज इक्वल्स टू डेल्टा E प्लस डेल्टा V। लिख सकते हैं बेटा आप डेल्टा H इज इक्वल्स टू डेल्टा E प्लस डेल्टा NGRT। सब फॉर्मूला में ये फॉर्मूला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। अब हर एक का कंडीशन समझ लो, ये तब इस्तेमाल करना जब आपका क्वेश्चन पे रियल गैस पे सवाल पूछे, और ये तब इस्तेमाल करना जब आपके क्वेश्चन पे आइडियल गैस पे सवाल पूछे। ये भी बेटा आप आइडियल गैस के मामले में इस्तेमाल करना। और यहाँ से 3 कंडीशन याद रखना। देखो 3 कंडीशन क्या है कि अगर डेल्टा n का वैल्यू 0 हो जाए, डेल्टा n का वैल्यू 0 से ज्यादा हो जाए, और डेल्टा n का वैल्यू 0 से कम हो जाए। ऐसे मामले में डेल्टा H और डेल्टा E इक्वल हो जाएगा, ऐसे मामले में डेल्टा H ग्रेटर देन डेल्टा E हो जाएगा, और ऐसे मामले में डेल्टा H लेस देन डेल्टा E हो जाएगा। तो ये कुछ फॉर्मूलाज आपको याद रखना। अगर ये फॉर्मूला याद है तो ठीक, वरना नोट करो, अब इस पे प्रॉब्लम आता है। सर हो गया। सॉल्व कर दो इसको। सर B38। सर 38। ऑप्शन बी। किसी को डाउट है तो बोलो, डिस्कस करेंगे। नो सर। डेल्टा n 0 होगा। जीरो कहां से आया? तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये सॉल्व करो। बेंजीन ये वाला व्हाट इज डेल U ये निकालना एंड डेल HDF 271 इक्वल टू डेल NG। -3 Sir, option C. चलो देखो तो इस फॉर्मूला से सॉल्व होगा बेटा, डेल्टा H इज इक्वल्स टू डेल्टा E प्लस डेल्टा NGRT। चलो वैल्यू पुट करते हैं। मांगा क्या बेटा? डेल्टा E मांगा है ना, तो डेल्टा E का मतलब क्या होगा? डेल्टा H व्हिच इज -3271। ये तो अब बोलो तो यहाँ पर डेल्टा NG का वैल्यू बताओ कितना है? हाँ बोलो। -3/2 सर 1.5। -3/2।
ये समझो, बोलो डेल्टा। सुनो रे बेटा, ध्यान दे, बोल डेल्टा मतलब चेंज तो बेटा, चेंज का मतलब बोल इनिशियल माइनस फाइनल ना फाइनल माइनस इनिशियल? फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कितना बेटा 6 है। तो गैस को लेना, लिक्विड नहीं लेना है। लिक्विड बाद अगर 7.5 है, 6 माइनस 7.5 कितना हो जाएगा? माइनस, है ना, आएगा माइनस 1.5 आर का वैल्यू 8.314, आंसर किलो जूल में दिया और 10⁻³ into 10 to the power ठीक है। अब बाकी जो आपका कैलकुलेशन है -3 हमें कैसे सॉल्व करना है? अगला क्वेश्चन, सर दिल्ली। ऑप्शन डी सर। डी। ऑप्शन सर डी। बोल बेटा। ऑप्शन डी। ठीक है, किसी को कोई डाउट है तो बोल। यस सर, कैसे है? क्या मांगा बेटा? सवाल का जवाब तो क्या पूछा क्वेश्चन में? हाँ, नेचर ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी। हाँ, चेंज इन इंटरनल एनर्जी मतलब डेल्टा ई पूछा ना। यस। साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस के डेल्टा ई 0। क्या दिक्कत है बोल बेटा? ओके सर। ठीक है ना? यस सर। अब आते हैं बेटा फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे। तो आइए बात करते हैं फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है। फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट क्या कहता है? स्टेटमेंट कहता है एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ठीक है ना? अब इसको मैथमेटिकल फॉर्म में समझने की कोशिश करो। मान लो हमारे पास एक सिस्टम है जो दिख रहा है और सिस्टम का अपना पहले से इंटरनल एनर्जी E1 है। इसने बाहर से क्या किए? वर्क डन किए बेटा, और बाहर से क्या किए? हीट सप्लाई की, हीट सप्लाई की, और वर्क क्या किया? वर्क डन ऑन द सिस्टम की। नतीजा क्या हुआ? ये सब करने की वजह से सिस्टम का इंटरनल एनर्जी चेंज होकर के E2 हो गया। अब देखो तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये बोल सकते हैं E2 मस्ट बी इक्वल्स टू E1 प्लस W प्लस Q। यस सर। और E2 माइनस E1 का मतलब हो जाएगा डेल्टा E इज इक्वल्स टू Q प्लस W प्लस Q। यस सर। लेकिन इस फॉर्मूला को यूज करने का कुछ आपको नियम ध्यान में रखना है। आप क्वेश्चन पे ये डिसाइड करना, बताओ तो हम लोग जो अज्यूम किए उस अजम्पशन में हीट सप्लाई हो रहा है या हीट विड्रॉ हो रहा है? सप्लाई। अगर विड्रॉ होता तो माइनस में चला जाता। ठीक, वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है, अगर वर्क डन बाय द सिस्टम होता माइनस हो जाता, माइनस हो जाता। बाय द सिस्टम होता तो माइनस हो जाता। इसलिए क्वेश्चन पे आपको ये ध्यान देना बहुत जरूरी है कि आपका जो यहाँ पर मामला है वो कैसा है, प्लस है माइनस है। इसलिए ध्यान रखना कि एक्चुअली में डेल्टा ई कुछ ऐसा होना चाहिए, प्लस माइनस प्लस माइनस। बात समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, यस सर। अब यहीं से चलो आगे लेकर के चलते हैं। स्पेशल केस देख लो बेटा, फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्पेशल केस देखेंगे। याद देखो, अभी हम लोग क्या पढ़े? डेल्टा ई इज इक्वल्स टू Q प्लस W। अब इस फॉर्मूला से एक एक करके कंडीशन लेते हैं। बोल बेटा, अगर आइसोथर्मल कंडीशन हुआ तो बोलो तो आइसोथर्मल कंडीशन में कह सकते हैं डेल्टा ई इक्वल्स टू 0, E इक्वल्स टू 0। इसका मतलब Q इक्वल्स टू माइनस W हो माइनस जाएगा, W। W इक्वल्स टू हाँ। माइनस Q हो जाएगा, है ना? अब बताओ तो बेटा अगर एडियाबैटिक हुआ, एडियाबैटिक हुआ Q0। तो Q0 हो जाएगा। Q0 Q0 होने का मतलब डेल्टा E इक्वल्स टू W, W। है ना? इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सुनो, कभी भी एडियाबैटिक कंडीशन पे वर्क डन मांगेगा बेटा तो वर्क डन का फॉर्मूला याद रखना डेल्टा E। और यहाँ देखो, वापस लेकर के चलते, यहाँ देखो, बताओ तो ये किसका फॉर्मूला लिखा है? ये वाला नोट किए थे ना बेटा, ये वाला देखो। चलो, ये क्या है? एडियाबैटिक का वर्क डन है ना?
याद रखना दिस इज आल्सो इक्वल्स टू डेल्टा ई, तो डेल्टा ई के लिए भी आप ये सारा फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए समझ रहे बात? तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के मुताबिक याद रखना कि एडियाबैटिक कंडीशन पे अगर वर्क डन की बात करेंगे तो चाहे वर्क डन निकालो या इंटरनल एनर्जी निकालो, दोनों सेम होगा, ठीक है ना। अब आप बात करते हैं नेक्स्ट एडियाबैटिक के बाद हम लोग बात करते हैं आइसोकोरिक पे। वो तो आइसोकोरिक का मतलब क्या होगा? W0 W0 तो ऐसे मामले में डेल्टा ई इक्वल्स टू क्या हो गया? Q Q आइसोकोरिक का मतलब कौन कांस्टेंट है बेटा? वॉल्यूम है ना। अच्छा बताओ तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे इंटरनल एनर्जी किसके बराबर है? कांस्टेंट वॉल्यूम पे इंटरनल एनर्जी किसके बराबर है? हीट के बराबर है। और देखो कि ये लाइन पढ़ो तो समझ में आ रहा बेटा? लाइन पढ़ो तो बेटा, पहला लाइन पढ़ो तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट। हाँ सर, यही था ना आपका फॉर्मूला, याद करो अभी क्या बताया था, यही था ना फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स। कांस्टेंट वॉल्यूम पे डेल्टा ई और क्यू दोनों सेम हो जाएगा, यानी कांस्टेंट वॉल्यूम पे हम कह सकते हैं कि इंटरनल एनर्जी क्या है? कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो हीट होगा उसी का नाम इंटरनल एनर्जी होगा, ठीक है। अब यहाँ बात करते हैं चौथा कंडीशन, देखो चौथा कंडीशन बोलो आइसोबारिक, बोलो तो आइसोबारिक में कौन जीरो होगा? W ऐसे कोई जीरो नहीं होगा, है ना। लेकिन हम कह सकते हैं कि आइसोबारिक कंडीशन में देखो क्या क्या फॉर्मूला ले रहे हैं, ध्यान से देखना। हम लोग ये लिख सकते हैं कि W इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी। हम लोग ये लिख सकते हैं कि डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू माइनस पी डेल्टा वी। और हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी। देखो ये सब पढ़ा हुआ है। अब अगर ये डेल्टा ई का वैल्यू करें आप पुट करेंगे तो डेल्टा एच क्या बन जाएगा? Q माइनस पी डेल्टा वी Q के बराबर। और यहाँ डेल्टा एच किसके बराबर आया बेटा? Q और किस कंडीशन पे? कांस्टेंट प्रेशर। यही तो साबित किया बेटा, देख ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे है बात हुआ, और ये वाला बेटा कांस्टेंट प्रेशर पे बात हुआ। यस सर। चलो सवाल का जवाब सॉल्व कर दो बेटा इसको। कांस्टेंट प्रेशर ऑप्शन बी। बाकी लोग चलो देखो कैसे सॉल्व करना है। देख बेटा यहाँ समझ, पहले वॉल्यूम 377 ml था, बाद में वॉल्यूम 177 हुआ। बताओ तो डेल्टा वी क्या हुआ? माइनस 200 ml होगा। देखो तो Yes, sir. फाइनल में इनिशियल करेंगे, है ना। अब प्रेशर कितना दिया हो बेटा? 1520 टॉर। कैसे लिख सकते हैं? माइनस 0.2 लीटर। और इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 ATM, क्योंकि आपको याद करो आपको हम पढ़ाए थे बेटा कि 1 ATM का मतलब होता है 760 टॉर। यस सर। तो बोलो यहाँ से वर्क डन मेरा क्या निकल जाएगा? माइनस पी डेल्टा वी का वैल्यू हो गया बेटा 2 और डेल्टा वी का हो गया माइनस 0.2, यानी आंसर आया प्लस 0.4 लीटर एटमॉस्फेयर। यही होगा। Yes, sir. और इसको अगर जूल में ले जाना तो 0.4 इंटू 101.3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तब ये जूल में कन्वर्ट हो गया। बोलो यहाँ तक वर्क डन समझ में आया? जी सर। आपके क्वेश्चन पे क्या मांगा है? चेंजिंग इंटरनल एनर्जी। तो हम लिख सकते हैं डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू।
W तो मिल गया, Q कितना दिया बेटा, देख इतना है, और इतना हीट रिमूव किया गया, मतलब ये क्या होगा -124 प्लस 0.4 इंटू 101.3। सॉल्व करके देखो क्या आंसर आ रहा है, चेक करो। अगर नहीं बना सॉल्व करो बेटा। यस सर, बॉम्बे। किसी को कोई डाउट है बोलो, अदरवाइज आगे बढ़ेंगे बेटा। नो सर। नो सर। अगला क्वेश्चन। सर सी। थोड़ा बात करते हैं। सबसे पहले ये बताओ कि अगर कोई चीज थर्मली इंसुलेटेड है बेटा, यहाँ से बात करो, थर्मली अगर इंसुलेटेड है तो बोल क्यू का वैल्यू क्या होगा? जीरो। हाँ, इसका मतलब बेटा ऑप्शन सी और डी की, ये तो ऐसी बात हो गया। अब सोचो, अगर आप एक लिक्विड को स्थिर कर रहे, हिला रहे हो, आप एक लिक्विड को हिला रहे हो, तो हिलाने का मतलब क्या कर रहे हैं आप? वर्क डन ऑन द सिस्टम की वर्क इज डन बाय द सिस्टम? ऑन द सिस्टम। तो वर्क डन ऑन द सिस्टम का मतलब बोल, वर्क डन पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो पॉजिटिव का मतलब ग्रेटर देन जीरो हो गया बेटा। हाँ। अब आ जाओ फर्स्ट लॉ में, डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अब क्यू तो जीरो है, इसका मतलब डेल्टा यू और डब्ल्यू दोनों इक्वल हो जाएगा, तो मतलब ये दोनों ही जीरो से ज्यादा होगा। तो बोलो ऑप्शन ए। आया समझ में बेटा लोग? सर नहीं समझ आया सर। क्या नहीं समझ आया बेटा, बोल फिर से बताएंगे। सर डेल क्यू होता तो जीरो होता ना, लेकिन बस क्यू है तो ग्रेटर देन जीरो नहीं होगा क्योंकि हीट सप्लाई किए हैं। हीट सप्लाई किए बेटा, क्वेश्चन पढ़कर देखो तो कहाँ हीट सप्लाई किए, पहले ये बताओ बेटा। सर स्टर करने से तो वर्क डन हुआ, तो हीट भी नहीं आया क्या? अरे बेटा, स्टर करने से वर्क डन हुआ ना, लेकिन क्या आप इसमें बाहर से हीट सप्लाई किए बेटा, पहले ये बताओ। नहीं सर। नहीं किए है ना? क्यों नहीं कर पाइएगा हीट सप्लाई बेटा? क्योंकि आपके पास थर्मली इंसुलेटेड है, और थर्मली इंसुलेटेड का मतलब ही आपसे कहा गया कि एडियाबैटिक कंडीशन दिया गया बेटा। तो जैसे एडियाबैटिक कंडीशन होगा बाय डिफॉल्ट आपका क्यू जीरो हो जाएगा, और यहाँ डेल्टा क्यू तो होगा नहीं। जैसे तुम बोल रहे सर डेल्टा क्यू, थोड़ी देर पहले समझाए थे कि डेल्टा क्यू नहीं हो सकता क्योंकि फंक्शन नहीं है ना? यस सर यस। लेकिन जब आप स्टिर करोगे तो स्टिर करने का मतलब आप सिस्टम पे काम कर रहे हो, सिस्टम आप पे काम नहीं कर रहा, आप सिस्टम पे काम कर रहे हो। तो सिस्टम पे काम करने का मतलब सिस्टम का एनर्जी बढ़ेगा, और सिस्टम का एनर्जी बढ़ेगा तो इंटरनल एनर्जी भी बढ़ेगा, वर्क डन बढ़ेगा। देखो तो बात समझ में आ रहा है? यस सर। चलो अगला क्वेश्चन भी सॉल्व करो। ऑप्शन सी। सी। तो ठीक है, देख यहाँ पे क्वेश्चन को समझ, क्या मांगा बेटा क्वेश्चन पे बता। ये मांगा है ना? हाँ। अच्छा बता, तो इस प्रोसेस के लिए डेल्टा ई का वैल्यू क्या होगा? जीरो। और वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा? AUC है ना, एरिया अंडर कर्व। और इसका एरिया कितना होगा बेटा? पाई आर स्क्वायर।
pi r square. आर कितना बेटा सोच कर देखो, यहाँ से समझ में आ रहा है ये 20 है ना, यहाँ से भी समझ में आ रही है 20 है, तो इसका मतलब आर कितना होगा 10 होगा, 10 का स्क्वायर पाई, यही है ना। अब हम लोग जानते हैं कि डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अब अगर डेल्टा ई 0 हो जाएगा तो जो क्यू होगा वही डब्ल्यू होगा। करो सॉल्व। सर बताइए ना। तो बताते हैं, देखो तो ऐसे लिख सकते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू माइनस पी डीवी, माइनस अब पी का वैल्यू देखो, पी का वैल्यू क्या दिया 20 बाई वी डीवी, तो पी का वैल्यू ये दिया ना। अब अगर इसको इंटीग्रेट करते बेटा, ठीक है, इंटीग्रेट करने का मतलब क्या होगा 20 बाई वी डीवी। अब बताओ लोअर लिमिट, पहले बताओ तो इनिशियल वैल्यू कितना था वॉल्यूम का 1 लीटर, 1 लीटर, बाद में कितना हुआ 10 लीटर, ये लिख सकते हैं लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 10। 10। हाँ अब बोलो इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई वी क्या होगा, वी तो कांस्टेंट है बाहर रख दो, तो 1 बाई वी का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस वी स्क्वायर ln v, ln v है ना। यस सर। हाँ, और लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 10, तो बोलो आप इसको क्या लिख सकते हैं माइनस 20, तो बेटा कितने आएगा। हाँ सर -10। हाँ वैल्यू पुट करके आगे का कैलकुलेशन तुम लोग बताओ क्या आएगा बोलो। log 10 1 हो जाएगा, वो 0, देन यही आएगा log 10 1 हो जाएगा। अब बोलो इसका यूनिट क्या होना चाहिए, क्वेश्चन पढ़कर बताओ तो इसका यूनिट क्या होना चाहिए। लीटर एटमॉस्फेरिक। हाँ, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि वर्क डन हमारे पास आया -20 इंटू 101.3 जूल, क्या लिख सकते हैं, है? अब क्वेश्चन पे मांगा डेल्टा ई का वैल्यू मांगा, हीट दिया देखो तो क्यू दे दिया ना। अब बताओ क्यू तो 400 जूल दिया, क्वेश्चन पढ़कर बताओ प्लस होगा या माइनस होगा। एलन से लॉग में चेंज नहीं करेंगे, जरूरत ही नहीं पड़ा, लॉग में तो चेंज होना चाहिए था। यहाँ पे क्या आया बेटा बोलो तो ln
आना चाहिए था ln 10 माइनस ln 10 का 1। वैल्यू कितना होता है कौन बताएगा? ln 10 का वैल्यू 2.303 2.303 रखो इनको 2.303 बोलो वर्क डन का फॉर्मूला प्लस या सॉरी क्यू का वैल्यू प्लस या माइनस? So positive. प्लस अरे गधे लोग স্যার মাইনাস স্যার সিস্টেম কাজ করছে तू तो जिज्ञेस করছে রে वही डेल्टा तो ही दिए 400 डेल्टा ही दिया हुआ है। अब पुट करके सॉल्व करो देखो आंसर आ रहा है कि नहीं। चलो कैलकुलेशन करो कैलकुलेशन आप टोटली छोड़े करो बेटा कंप्लीट करो कैलकुलेशन। ऑप्शन डी सर। सी होगा बेटा देख लो चेक कर लो। ठीक है बेटा आंसर सही आ रहा है। आप लोग अपना कैलकुलेशन करो हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके चेक कर लिए। सो आंसर इज योर 5065.8 मेथड यही होगा। किसी को कोई डाउट है तो बोलो अदरवाइज आगे बढ़ते हैं। हाँ सर ऑप्शन सी। आया सी ठीक है ना। हाँ सर। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ने जा रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या बेटा हमारा हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। चलो समझते हैं इसको। याद है हीट कैपेसिटी का सिंबल सी बेटा और इसका मतलब होगा हीट एब्जॉर्ब बाय चेंज इन टेम्परेचर और इसके लिए सिंबल होगा Q बाय डेल्टा टी। उसके बाद आपके पास काम आएगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसका फॉर्मूला भी वही होगा हीट कैपेसिटी बस बाय मास हो जाएगा। फॉर्मूला हो जाएगा Q डेल्टा टी इनटू मास और मास याद रखना ग्राम में होना चाहिए। उसके बाद आएगा मोलर हीट कैपेसिटी। यही फॉर्मूला होगा मास के जगह मोल आ जाएगा। ये फॉर्मूला हो जाएगा Q बाय डेल्टा टी इनटू एन। यदि यहां से देखो Q का एक फॉर्मूला होगा आपका mcs डेल्टा टी। याद है ये फॉर्मूला देखो तो फिजिक्स में भी पढ़े आप लोग। और यहाँ पर होगा ncs डेल्टा टी cm डेल्टा टी। याद करो आप लोग पढ़े थे बेटा हीट कैपेसिटी के बारे में। क्या पढ़े थे आप? ये पढ़े थे ना हीट कैपेसिटी के बारे में कि अगर एक बॉडी 1 डिग्री टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए जितना हीट का जरूरत पड़ेगा उसको हम लोग हीट कैपेसिटी का नाम देंगे। और अगर वो बॉडी का मास 1 ग्राम हुआ तो उसका नाम होगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और अगर 1 मोल के लिए बात करेंगे तो उसका नाम होगा मोलर हीट कैपेसिटी। इसी के हिसाब से देखो इसका यूनिट क्या बनेगा। देखो इसका यूनिट बनेगा जूल पर केल्विन, इसका यूनिट बनेगा जूल पर केल्विन पर ग्राम और इसका यूनिट होगा जूल पर केल्विन पर मोल। बोलो यहाँ तक का बात समझ में आया बेटा लोग? ठीक है। अब आगे सुनिए अगर गैस का मामला हुआ गैस इफ द मैटर इज डीलिंग विद गैस इस हीट कैपेसिटी को आप 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक एट कांस्टेंट प्रेशर दूसरा एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट प्रेशर का सिंबल Cp बेटा और कांस्टेंट वॉल्यूम का Cv। अब लॉजिक देखो बोलो तो C का मतलब क्या पड़े Q बाय डेल्टा टी ना। जवाब दो मेरे को जवाब दो। हाँ सर। यस सर। Cp का मतलब क्या है कांस्टेंट प्रेशर। इसका मतलब हीट भी कांस्टेंट प्रेशर पे होगा। बताओ तो कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट हो तो उसका क्या नाम पढ़े थे हम लोग? कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट है उसका नाम क्या था? आइसोबैरिक। एट कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट है उसका नाम एंथैल्पी। बाय डेल्टा टी इक्वल्स टू Cp। तो देखो Cp डेल्टा H का एक और फॉर्मूला दे रहे हैं Cp डेल्टा टी। 1 मोल और एक से ज्यादा मोल के लिए ये होगा फॉर्मूला। इसको याद रखो। सेम लॉजिक यहाँ यूज करो। बोलो Cp Qv बाय डेल्टा टी। कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो हीट होगा उसका नाम क्या होगा? इंटरनल एनर्जी बाय डेल्टा है ना। इसका मतलब क्या होगा डेल्टा E इज इक्वल्स टू Cv डेल्टा टी
ठीक है, और अगर एक से ज्यादा मोल होगा तो NCV डेल्टा टी। देखते समझ में आ रहा है? और देखो तो हम ये भी कह सकते हैं दिस इज इक्वल्स टू वर्क डन इन एडियाबैटिक कंडीशन, कह सकते हैं। बोलो तो क्यों? Q0 क्योंकि हम लोग थोड़ी देर पहले पढ़े थे कि एडियाबैटिक कंडीशन पे डेल्टा ई और डब्ल्यू दोनों इक्वल होगा, है ना? और ये कुछ फॉर्मूलाज है बेटा, देख लो, ये सब आप लोग का पढ़ा हुआ, यहाँ पढ़ाने के लिए कुछ नहीं, आपको सब याद करना होगा। एडियाबैटिक कंडीशन पे PV टू दी पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट, इसका मतलब P1 V1 टू दी पावर गामा इक्वल्स टू P2 V2 टू दी पावर गामा। दूसरा फॉर्मूला आपके पास है T2 by T1 इज इक्वल्स टू V1 by V2 टू दी पावर गामा माइनस 1। और तीसरा फॉर्मूला बेटा T2 by T1 इक्वल्स टू दी पावर गामा इक्वल्स टू P2 by P1 दी पावर गामा माइनस 1। इसके अलावा Cp Cv से हमेशा बड़ा होगा, ये आप पढ़े होंगे, Cp माइनस Cv R होता है और Cp by Cv का वैल्यू गामा होता है। मोनोएटॉमिक गामा गैस के लिए Cp का वैल्यू 5R/2 मतलब 5 कैलोरी, अगर कैलोरी में लोगे तो R का वैल्यू 2 हो जाएगा बेटा, और Cv का वैल्यू 3R/2 मतलब गामा का वैल्यू 1.67, डायटोमिक गामा का वैल्यू 1.40 और ट्राइएटोमिक गामा का वैल्यू 1.3। याद है ये सब वैल्यू? तो अच्छी बात है। और याद नहीं है बेटा तो रटो इसको, देखो रटोगे तो कैसा क्वेश्चन रहेगा, कैसे डील करेंगे। आओ सॉल्व करो, बोलो पहला क्वेश्चन। Option B. बोलो बात समझ में आया? Yes sir. Yes sir. একবার বলে দিন স্যার। বলছি দেখো এখানে कांस्टेंट प्रेशर तो ये देख बेटा, ये वाला फॉर्मूला कांस्टेंट प्रेशर का है, ये वाला फॉर्मूला में कांस्टेंट टेम्परेचर है और ये वाला फॉर्मूला में कांस्टेंट वॉल्यूम है। ठीक है, तो कांस्टेंट के हिसाब से देखो क्या फॉर्मूला, T2 by T1 is equals to V1 by V2 to the power gamma minus 1। ये है ना, इसका मतलब बेटा यहाँ से क्या निकल रहा बोलो तो P is inversely proportional V to the power gamma minus 1। एटी बच्ची तो देख तो, हाँ सर। अब इसको अप्लाई करो यहाँ पर, that P is inversely proportional to V to the power gamma minus 1 and here it is given P is inversely proportional to V to the power half। Comparing gamma minus 1 equals to half, gamma equals to 1.5। बॉम्बे चलो देखो बताओ तो, वर्क डन दिया ना बेटा,
कौन सा कंडीशन पे वर्क डन है? एडियाबैटिक। तो वो तो Adiabatic. एडियाबैटिक वर्क डन में हमने क्या पढ़े? N CV delta T. यही पढ़े ना। अब n का वैल्यू 1, 1. CV का वैल्यू 20, डेल्टा t को वैसे ही रहने दो और वर्क डन है 3000 किलो जूल, 3000। यहाँ से डेल्टा t का वैल्यू कितना आ गया बेटा? आ जाएगा आपको कितना बताओ तो? डिवाइड करो 1500, 150 है ना, 150 आएगा। अच्छा डेल्टा t का मतलब T2 माइनस T1 इज 150। इनिशियल टेम्परेचर 300 है तो माइनस 300 इक्वल्स टू 150, तो फाइनल टेम्परेचर कितना होगा ये पूछा गया है। यही है क्वेश्चन। बोलो। यस Yes, sir. ये कहते हैं कुछ गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है बोलो तो। हाँ ऐसे तो आंसर आंसर गड़बड़ है। ठीक है, सुन बेटा लोग, यहाँ तक आज जो हम लोग कंप्लीट किए फर्स्ट लॉ और फर्स्ट लॉ से रिलेटेड जितना टर्म था वो हम लोग कंप्लीट कर चुके। ठीक है, अब डाउट सेशन पे चलते हैं। जिन लोगों का डाउट है वो अपना डाउट रखें और जिन लोगों का डाउट नहीं उनका छुट्टी। अगले क्लास में सेकंड लॉ पे एंटर करेंगे, दैट इज ऑन थर्सडे।